अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्ते भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिकॉप इंडिया पर। जैसे कि आपको बताया कि कल हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं? धारा के मार्ग में होने वाली रुकावट या बाधा को ही प्रतिरोध कहा जाता है। और प्रतिरोधों को परिपथ में दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन में। हमने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ लिया था। अब आज अपन बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन को। तो देखो, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? सभी प्रतिरोधों का प्रथम सिरा एक बिंदु से और द्वितीय सिरा यानी उभयनिष्ठ दो बिंदुओं के बीच में ही सभी प्रतिरोध संयोजित होते हैं। तो देखो, ये कौन सा संयोजन है? समांतर क्रम संयोजन। इस संयोजन में देखा होगा कि प्रारंभिक सिरे, सभी प्रतिरोधों के प्रारंभिक सिरे एक बिंदु से और अंतिम सिरे दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से संयोजित होते हैं। देखो, माना कि तीन प्रतिरोध है, कौन कौन से? R1, R2 और R3। अब देखो, सभी प्रतिरोध दो उभयनिष्ठ बिंदुओं के मध्य ही जुड़े हुए हैं। तो देखो, समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान तो होता है एक समान, और जबकि प्रवाहित धारा का मान होता है अलग अलग। यानी प्रत्येक प्रतिरोध के जो भी प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित होते हैं, उनमें विभवांतर का मान तो सभी प्रतिरोधों के लिए एक समान होगा, जबकि धारा का मान सभी प्रतिरोधों के लिए अलग अलग होगा। अब देखो, इसमें आपको यदि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करोगे? देखो, धारा का मान अलग अलग है, तो कुल धारा क्या हो जाएगी? I1 प्लस I2 प्लस I3। और आपने ओम के नियम से देखा था कि I बराबर होता है V/R। तो I की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी V/R, और यहाँ से देखो I1 की वैल्यू हो जाएगी V/R1, क्योंकि विभवांतर का मान एक समान है। इसकी हो जाएगी V/R2 और इसकी हो जाएगी V/R3। देखो, V कॉमन आके कैंसिल हो जाएंगे। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए आपको यदि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हो। तो देखो, समांतर क्रम संयोजन में आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो है कि सभी प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान एक समान होता है। दूसरी बात है कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान अलग अलग होता है। और तीसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान, यानी समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान जुड़े हुए प्रतिरोधों में से न्यूनतम मान के प्रतिरोध से भी कम होता है। तो आपको मुख्यतया दो बातों का तो ध्यान रखना ही है कि समांतर क्रम संयोजन में प्रवाहित धारा का मान, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान अलग अलग होता है, जबकि विभवांतर का मान एक समान होता है। तो ये हो गया देखो प्रतिरोधों का संयोजन। अब अपन बात करते हैं विशिष्ट चालकता की। विशिष्ट चालकता की, देखो, ये बात करने से पहले आपको बता देता हूँ, कल एक तो पेपर अपलोड किया जाएगा किसका? जीके और कंप्यूटर का, दोनों का कंबाइन। और दूसरा लाइव ही टेस्ट होगा किसका? साइंस के क्वेश्चन का, जो पुरानी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो वो एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो दोनों टेस्ट आप लोग जरूर ज्वाइन करें। साथ ही आप लोगों के लिए एक और न्यूज है कि केमिस्ट्री की क्लास भी कल से चालू हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं विशिष्ट चालकता की। देखो, जिस प्रकार से प्रतिरोध के विपरीत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, उसी प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो देखो, विशिष्ट चालकता को दर्शाया जाता है सिग्मा से। सिग्मा का फॉर्मूला होता है 1/ρ, यानी प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं।
तो इसका ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। विशिष्ट चालकता को सिग्मा से दर्शाते हैं, ये चिन्ह है सिग्मा का, ये है रो का, तो विशिष्ट चालकता बराबर हो जाएगी 1/रो। अब अपन बात करते हैं विशिष्ट चालकता के बाद में अपन बात करते हैं विद्युत ऊर्जा की। विद्युत ऊर्जा की देखो, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, यानी वह ऊर्जा जिससे कोई भी विद्युत उपकरण कार्य करता है उसे ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, वह ऊर्जा जिससे कोई भी विद्युत उपकरण कार्य करते हैं उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा की गणना kWh, इसका मतलब होता है किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की गणना किस में की जाएगी, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की गणना किलोवाट घंटा में की जाती है। और आपको पता होगा कि 1 किलोवाट घंटे में कितनी यूनिट होती है, 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटे में कितनी यूनिट होती है, 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटे में कितनी यूनिट होती है, 1 यूनिट। तो ये भी ध्यान में रखना है। और एक बार पूछ लेता है कि 1 किलोवाट घंटे में कितनी ऊर्जा होती है, तो 1 किलोवाट घंटे में कितनी ऊर्जा होगी, 1.6 गुना 1 किलोवाट घंटे में कितनी ऊर्जा होगी, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटे में कितनी ऊर्जा होती है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। तो ध्यान में रखना, 1 किलोवाट घंटे में 1 यूनिट होती है, 1 किलोवाट घंटे में 3.6 गुना 10⁻6 जूल ऊर्जा होती है। अब देखो, कई एग्जाम में पूछ लेता है यूनिट कि कितने यूनिट आएंगे या कितना खर्चा आएगा। तो देखो, यूनिट ज्ञात करने का सूत्र आपको मैं बता देता हूँ। तो देखो, यूनिट कैसे ज्ञात करेंगे, यूनिट ज्ञात करने का सूत्र। तो देखो, यूनिट कैसे ज्ञात की जाती है, यूनिट ज्ञात कैसे करेंगे, वाट इंटू घंटा बटे 1000। एक तो इस फॉर्मूले से, जब को आपको वाट दिया यानी शक्ति दी हुई हो और समय दिया हुआ हो, तो वाट इंटू घंटा बटे 1000, इससे यूनिट ज्ञात कर सकते हो। या एक और फॉर्मूला होता है वाट इंटू समय इंटू दिन बटे 1000। इन दोनों फॉर्मूले की सहायता से आप विद्युत ऊर्जा की यूनिट ज्ञात कर सकते हो। तो ध्यान में रखना, वाट इंटू घंटा बटे 1000 या वाट इंटू समय इंटू दिन बटे 1000, इन दोनों फॉर्मूले की सहायता से आप यूनिट ज्ञात कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले यंत्र। कई बार पूछ लेते हैं कि इस ऊर्जा, ये यंत्र कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ऊर्जा को, नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले यंत्र, यानी ये कौन कौन से यंत्र है जो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। अब देखो, पहले अपन बात करते हैं जनित्र। जनित्र को और क्या कहा जाता है, डायनेमो। तो जनित्र क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करेगा, ये विद्युत ऊर्जा में। जनित्र क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं मोटर की। जो मोटर होती है वह कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित करती है, मोटर है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। यानी जो मोटर है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, जबकि जो जनित्र या डायनामो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। उसके बाद में देखो, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यानी मोबाइल के नीचे जो इस माइक्रोफोन लगा हुआ होता है वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब देखो, हेडफोन या लाउड स्पीकर, जो हेडफोन आता है या लाउड स्पीकर क्या कार्य करता है, हेडफोन या लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को
ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ध्यान में रखना, माइक्रोफोन होता है वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, जबकि हेडफोन या लाउड स्पीकर होता है वह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसके बाद में देखो इंजन क्या कार्य करता है, तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ध्यान में रखना, जो इंजन होता है वह तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसके बाद में अपन विद्युत हीटर, जो हीटर है वह क्या कार्य करेगा, हीटर होता है वह विद्युत ऊर्जा को, जो हीटर है वह विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करेगा, तापीय ऊर्जा में। यानी जो हीटर है वह क्या कार्य करेगा, विद्युत ऊर्जा को, हीटर है वह विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। यानी जो विद्युत हीटर होता है वह विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं बल्ब। ये क्या कार्य करेगा, आपको पता है बल्ब यानी प्रकाश देता है, तो बल्ब क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और मोमबत्ती का ध्यान में रखना, मोमबत्ती होती है वह रासायनिक ऊर्जा को, मोमबत्ती क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और सोलर सेल होता है, सोलर सेल कौन सी ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और जो बैटरी होती है, बैटरी क्या करेगी, बैटरी क्या, दोनों देखो बैटरी का अलग से कार्य है। बैटरी पहले तो क्या करती है, देखो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, जब बैटरी चार्ज होती है तो वह क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और जब अपन बैटरी को किसी परिपथ में संयोजित करते हैं तो वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो देखो बैटरी क्या करेगी, चार्ज होते समय विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगी, और जब हम उससे धारा लेते हैं तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब देखो पवन चक्की क्या करेगी, पवन चक्की होती है वह पवन ऊर्जा को, पवन चक्की क्या कार्य करती है, पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब देखो वाद्य यंत्र क्या कार्य करते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं वह यांत्रिक ऊर्जा को, वाद्य यंत्र क्या करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को, वाद्य यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यानी जो वाद्य यंत्र है वह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब देखो अपन इसके बाद में पढ़ते हैं विद्युत ऊर्जा के प्रकार। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं यानी जो विद्युत धारा है वह कौन कौन सी प्रकार की होती है। विद्युत धारा के प्रकार, यानी विद्युत धारा देखो दो प्रकार की होती है मुख्यतया, एक तो होती है एसी और एक होती है डीसी। एसी को ही कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा, एसी को ही कौन सी धारा कहा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी को कहा जाता है दिष्ट धारा। देखो प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, वह धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यानी वह धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। देखो प्रत्यावर्ती धारा का वक्र आपको ऐसा प्राप्त होगा, यानी आधा चक्कर तो पॉजिटिव होता है, आधा चक्कर नेगेटिव। इसमें देखोगे तो इसका मान देखो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, जबकि दिष्ट धारा का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता। ये दिष्ट धारा का ग्राफ है, यानी देखो दिष्ट धारा का पूरा चक्कर या तो पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा, यानी दिष्ट धारा का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। तो यानी वह धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। दिष्ट धारा का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में कितनी आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। देखो आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज, आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, जिसे HZ से प्रदर्शित करते हैं। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है और जिसे HZ से दर्शाते हैं। देखो कई बार पूछ लेता है कि भारत में कितने वोल्ट की धारा प्राप्त होती है, तो ध्यान में रखना भारत में 220 वोल्ट की धारा
प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। यानी भारत में जो विद्युत धारा सप्लाई दी जाती है वह कितने वोल्ट की होती है? 220 वोल्ट की। और इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज और इसकी में कितनी वोल्ट की होती है? वह 220 वोल्ट की होती है। और जबकि देखो अमेरिका में धारा 110 वोल्ट की होती है और उसकी आवृत्ति होती है 60 हर्ट्ज। तो ये तो है देखो भारत की और ये है अमेरिका की। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? भारत में 220 वोल्ट की धारा और उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। ये प्रत्यावर्ती धारा अपने को प्राप्त होती है या सप्लाई की जाती है। जबकि अमेरिका में जो धारा सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट की होती है? 110 वोल्ट की होती है और उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 60 हर्ट्ज। अब एक और देखो, आपको पता है कि आजकल यानी विद्युत ट्रेनें ज़्यादा उपयोग में ली जाने लगी है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि विद्युत ट्रेनों को चलाने के लिए, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, विद्युत ट्रेनों को चलाने के लिए कितनी वोल्ट सप्लाई की आवश्यकता होती है? तो ध्यान में रखना, विद्युत ट्रेन को चलाने के लिए कितने वोल्ट सप्लाई की आवश्यकता होती है? तो देखो विद्युत ट्रेन को चलाने के लिए कितने वोल्ट की? 25 किलो वोल्ट की सप्लाई की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन क्या है? भारत में विद्युत ट्रेनों को चलाने के लिए कितने वोल्ट की सप्लाई की आवश्यकता होती है? तो उसका आंसर होगा 25 किलो वोल्ट या 25,000 वोल्ट की धारा की सप्लाई करना आवश्यक होता है।